जय हिंद। आइए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं साइंस का इम्पोर्टेंट क्लास। तो आज का क्लास ये नंबर 3 क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास अपलोड कर दिया है, उसको ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, उसको ज़रूर देखिए। क्योंकि साइंस अगर आपको पढ़ना है बेहतरीन ढंग से, ये एक भी क्लास मिस ना करिए। क्योंकि इससे पहले भी 2 क्लास हमने अपलोड किया है, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया है, और क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कशन भी ज़रूर करते हैं हम। तो इसके लिए क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। तो आइए आज का क्लास में हम लोग देखते हैं साइंस का इम्पोर्टेंट सवाल। ये सब सवाल कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा गया है या पूछने की संभावना ज़्यादा है, तभी इस क्लास में हम लेकर आते हैं। तो आइए आज का सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल में क्या कह रहा है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। आप सुने होंगे सूर्य से प्रकाश आने में पृथ्वी तक कितना समय लगता है, लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश कितना समय में चल आता है। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है 1.5 मिनट, ऑप्शन बी में 2.5 मिनट, ऑप्शन सी में 8 मिनट 23 सेकेंड, ऑप्शन डी में 1.26 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1.26 सेकेंड में जो है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश चला आता है। और सूर्य से जो है प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 23 सेकेंड लगता है सूर्य से आने में। और एक बात यहाँ पे आपको बता दें कि जो चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है वो कितना दूरी आपको पता है। तो इसका दूरी लगभग 3,84,402 किलोमीटर है, इतना दूरी है लगभग। और एक बात यहाँ पे आपको बता देते हैं हम कि ये जो प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश कैसा तरंग है आपको पता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि कैसा तरंग होता है, ध्वनि कैसा तरंग होता है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग होता है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। और प्रकाश का चाल कितना होता है, आ ही गया तो डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश का चाल कितना होता है, तो प्रकाश का चाल किलोमीटर में कितना होता है। प्रकाश का चाल जो है किलोमीटर में कितना होता है। तो प्रकाश का चाल किलोमीटर में 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है किलोमीटर में। और सेकेंड में कितना होता है, मीटर में प्रकाश का चाल जो है मीटर में कितना होता है। तो प्रकाश का चाल मीटर में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सवाल में क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल में ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, या ध्वनि का प्रभाव कान पर कितने समय तक रहता है। ऑप्शन ए 1/5 सेकेंड, ऑप्शन बी 1/2 सेकेंड, ऑप्शन सी 1/10 सेकेंड, ऑप्शन डी 1/16 सेकेंड। ये जो ध्वनि का प्रभाव आँख पर कितने सेकेंड तक रहता है, ध्वनि का प्रभाव कान पर कितने सेकेंड तक रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1/10 सेकेंड तक जो है ध्वनि का प्रभाव कान पर रहता है।
और 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड जो है वो आँख पर किसी दृश्य को देखते हैं तो आँख पर 1/16 सेकेंड तक उसका प्रभाव रहता है। और बाकी 1/5 या 1/2 तो ऐसे ही है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में निम्न में से किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी टाइटेनियम, ऑप्शन डी सोना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोना को जो है नोबेल धातु कहा जाता है। सोना को नोबेल धातु कहा जाता है। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सोना को क्या नोबेल धातु कहा जाता है, और ये इसके बारे में बोल रहे हैं। ये जो मरकरी है जिसको पारा बोलते हैं, जिसको पारा यानी Hg, जिसको Hg कहते हैं, ये एक ऐसा धातु है, ये एक ऐसा धातु है, पारा एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। एक ऐसा धातु है ये मरकरी, जो पारा, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, या द्रव अवस्था में ये सीधा रहता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में ये केमिस्ट्री का सवाल है। त्रिबंध में कितने पाई बंद होते हैं? ये जो त्रिबंध यानी 1 2 3, ये त्रिबंध में कितने पाई बंद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। इसमें पाई बंद होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? तो सिग्मा बॉन्ड इसमें 1 होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और डबल वाला में, द्विबंध में सिग्मा और पाई की संख्या 1 होता है। सिग्मा 1 होगा और एक पाई 1 होगा। और सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा होता है। सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा होता है, पाई नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है? बैगन किस कुल का पौधा है? ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शन ए में थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। ऑप्शन ए जो है क्रूसीफेरा नहीं होता है, क्रूसीफेरा होता है। क्रूसीफेरा नहीं, क्रूसी ऐसे वाला क्रूसीफेरा होता है। ऑप्शन ए में क्या करा? क्रूसीफेरा, ऑप्शन बी में मालवेसी, ऑप्शन सी में सोलेनेसी, ऑप्शन डी में कुकुरबिटेसी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोलेनेसी कुल में बैगन आता है। सोलेनेसी कुल में कौन कौन सा आता है, क्या आता है सोलेनेसी कुल में? तो सोलेनेसी कुल में बैगन एक तो हो ही गया, इसमें आलू, लाल मिर्च, टमाटर, और सबसे एक इम्पोर्टेंट धतूरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कई एक बार पूछा जाता है धतूरा किस कुल में आता है या किस कुल से संबंधित है धतूरा। तो धतूरा जो है सोलेनेसी कुल से संबंधित है। और यहाँ पे एक बात है, सोलेनेसी क्रूसीफेरा, जो क्रूसीफेरा बोले, इस कुल में कौन कौन सा आता है? क्रूसीफेरा में कौन कौन सा चीज़ आता है? क्रूसीफेरा में आता है इसमें मूली, सलजम, जिसको सलगम कहते हैं, सलगम, और इसमें सरसों, फूलगोभी इत्यादि आता है। सरसों, फूलगोभी
सरसों फूलगोभी आता है क्रिसीफेरा कुल में। और ये मालवेसी कुल में कौन कौन सा चीज़ आता है? तो मालवेसी कुल में कपास और भिंडी, और क्या आता है? गुड़हल आता है। और इसमें कुकुरबिटेसी में क्या क्या आता है? कुकुरबिटेसी कुल में क्या क्या आता है? तो कुकुरबिटेसी कुल में जो है तरबूज, खरबूज और कद्दू, परवल आता है। इसमें तरबूज, ये सब को नोट करिएगा एक अलग से नोटबुक साइंस में, क्योंकि ये सब अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका ऑप्शन पूछता है कि जो है तरबूज किस कुल से संबंधित है, या तरबूज किस कुल में आता है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तरबूज, खरबूज और कद्दू, तरबूज, खरबूज और कद्दू और परवल आता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में सवाल नंबर 6 में निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलता है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी में एड्रिनल, ऑप्शन सी में थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी में इंसुलिन। किसमें जो है आयोडीन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है थायरॉक्सिन में पाया जाता है। आयोडीन थायरॉक्सिन में पाया जाता है। और टेस्टोस्टेरोन का नाम सुने हैं? टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष में पाया जाता है। जो पुरुष लिंग संबंधित है उसमें पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। जो पुरुष लिंग संबंधित है उसमें पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। और एड्रिनल का नाम सुने हैं? एड्रिनल एक ऐसा हार्मोन है जो क्रोध, डर, मानसिक तनाव में स्रावित होता है। एड्रिनल हार्मोन जो है ये किस किस चीज़ में स्रावित होता है? क्रोध, डर लगता है तब एड्रिनल हार्मोन से स्रावित होता है। और मानसिक तनाव इत्यादि चीज़ में स्रावित होता है। और इंसुलिन का नाम सुने ना? इंसुलिन जो है इसकी कम स्रावन से जो है शुगर रोग हो जाता है। इसकी कम स्रावन से कौन सा रोग हो जाता है? शुगर रोग हो जाता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में कैंडेला मात्रक है। ऑप्शन ए ज्योति प्रभाव का, ऑप्शन बी ज्योति दाब का, ऑप्शन सी ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता का जो है कैंडेला मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। आर्क वेल्डिंग में कितना वोल्ट डीसी की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए 90 से 100 वोल्ट, ऑप्शन बी 120 से 575 वोल्ट, ऑप्शन सी में 60 से 80 वोल्ट, ऑप्शन डी में 20 से 40 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 120 से 575 वोल्ट तक की आवश्यकता होती है आर्क वेल्डिंग में। और आर्क वेल्डिंग में हमेशा याद रखिएगा कि डीसी करंट का ज़रूरत पड़ता है, एसी करंट का नहीं ज़रूरत पड़ता। और एक वेल्डिंग और होता है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में? नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी एडिसन, ऑप्शन डी बेबेज। इसको चार्ल्स बेबेज कहते हैं। ऑप्शन डी में बेबेज जो है वो चार्ल्स बेबेज है। इसका राइट आंसर कौन है? दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो साहब ने किया था। गैलीलियो साहब जो थे वो दूरबीन का आविष्कार किए थे।
परमाणु जो है, परमाणु का आविष्कार रदर भाई साहब ने किए थे। जो रदरफोर्ड हैं इन्होंने परमाणु के आविष्कार किया था। परमाणु का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और एडिसन जो थे वो बल्ब का, जो बल्ब देखते हैं ना लाल वाला बल्ब, वो बल्ब का आविष्कार इन्होंने ही किया था। और चार्ल्स बेबेज का नाम आप लोग सुनेंगे। चार्ल्स बेबेज जो थे, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का आविष्कार किए थे चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? सवाल नंबर, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? यानी पलायन वेग का मतलब समझते हैं कि पृथ्वी से हम कोई वस्तु को कितना स्पीड में फेंकें ताकि वो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे पार हो जाए, यानी दोबारा फिर पृथ्वी पर गिरे नहीं। ऐसे कोई भी वस्तु को हम फेंकते हैं तो दोबारा नीचे गिर जाता है ना, तो वही यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर जो कोई भी वस्तु को हम कितना स्पीड से फेंकें ताकि वो दोबारा लौट कर नहीं आए, तो फिर अंतरिक्ष में चला जाए। तो इसका ऑप्शन है 18 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 11.2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में 21 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसको फेंकिएगा, इतना चाल से इसको फेंकिएगा कोई भी वस्तु को, तो दोबारा पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा, वह अंतरिक्ष में चला जाएगा। और चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का तो पलायन वेग आपको पता है कि 11.2 होता है। चंद्रमा का पलायन वेग, क्योंकि जब पृथ्वी का पलायन वेग पूछ सकता है तो एग्जाम में चंद्रमा का भी पलायन वेग पूछ सकता है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? चंद्रमा का जो पलायन वेग है, चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं। टू 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और पलायन वेग निकालने का फार्मूला आपको पता है? पलायन वेग निकालने का फार्मूला जो है, पलायन वेग यानी VE, पलायन वेग का फार्मूला निकालने का है √2GRE, इतना फार्मूला होता है। जो G का मान है ये ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण है ये G, और RE का मतलब पृथ्वी का जो त्रिज्या गुरुत्वीय होता है वो होता है RE। नेक्स्ट सवाल में क्या, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल दाब से होता है? यानी साबुन का जो अंदर का जो बुलबुला देखते हैं उसके अंदर का दाब और वायुमंडल का दाब होता है, कम होता है, ऑप्शन बी में अधिक होता है, ऑप्शन सी में आधा होता है, ऑप्शन डी में बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो बुलबुला का अंदर का दाब है वो अधिक होता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य में जो है ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन बी में नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन सी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी में अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए का सही जो आंसर है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में प्रकाश का निर्माण होता है या ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण जो है सूर्य में हाइड्रोजन का नाम सुने ना, हाइड्रोजन मिलकर ये हीलियम में परिवर्तन हो जाता है, तभी सूर्य में प्रकाश का निर्माण, ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। सूर्य का जो भाग दिखाई देता है हमें लाल वाला, वो कौन सा भाग होता है? सूर्य का जो भाग दिखाई देता है, ये सूर्य है, और सूर्य का जो ये बाहरी भाग है
लाल कलर का दिखाई देता है। ये जो सूर्य का बाहरी भाग है, ये जो लाल कलर का दिखाई देता है, वो कौन सा भाग होता है? वो जो है उसको कोरोना कहते हैं। ये बाहरी भाग को क्या कहते हैं? बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं। बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, आपको यहाँ पे एक बात बता देते हैं, आज के बाद कभी इसमें गलती नहीं होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमेशा ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमेशा ऑक्सीजन जो है जुड़ता है और हाइड्रोजन जो है H2 हाइड्रोजन बाहर निकलता है। हाइड्रोजन बाहर निकलता है। और एक बात यहाँ पे और बता देते हैं, ये अवकरण अभिक्रिया में याद रखिएगा हमेशा, अवकरण अभिक्रिया में जो है हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, इसमें बाहर निकलता है। जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कराया जाता है तब इसमें हमेशा याद रखिएगा कि अवकरण अभिक्रिया में क्या, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में अस्थाई चुंबक किस पदार्थ के बने होते हैं? ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी पिटवा लोहा, ऑप्शन सी कच्चा लोहा, ऑप्शन डी ढलवा लोहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इस्पात का बना होता है। अस्थाई चुंबक जो है इस्पात का बना होता है। अस्थाई चुंबक का निर्माण एल्निको द्वारा होता है। अस्थाई चुंबक का जो निर्माण है वो एल्निको द्वारा होता है, यानी एल्निको द्वारा होता है। यानी आप बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या पदार्थ मिला रहेगा। Al का मतलब होता है निको, Al का मतलब एल्युमिनियम होता है, Na का मतलब जो है Na का मतलब निकेल और CO का मतलब कोबाल्ट होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन सी आभासी एवं सीधा, ऑप्शन डी आभासी एवं उल्टा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण में जो है आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। और आँखों पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आँखों पर जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। आँखों पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछने की संभावना ज़्यादा रहता है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन ए जैल, ऑप्शन बी निलंबन, ऑप्शन सी फोम, ऑप्शन डी पायस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पायस प्रकार का जो है दूध एक प्रकार का मिश्रण है, पायस। और फोम जो है गैस और द्रव में देखे हैं, उसका मिश्रण है फोम। द्रव और ठोस का जो मिश्रण होता है उसे विलयन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, सोडियम नाइट्रेट जो है चिली साल्ट पीटर का नाम सोडियम नाइट्रेट होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये ऑप्शन बी में सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको खाने वाला सोडा का नाम कहते हैं। खाने वाला सोडा अक्सर कन्फ्यूजन आपको रहता होगा कि खाने वाला सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो देखिए, खाने वाला सोडा मार्केट से खरीद के लाइएगा, यानी बाई करिएगा। खरीदना का मतलब बाई के मतलब खरीदना। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि जो भी सोडा खरीदेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा खरीदेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है धोबन सोडा। धोबन सोडा ऐसे भी एक बार लाइएगा तो बहुत दिन चलेगा। और सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट को जो सोरा कहा जाता है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, इसको याद रखिएगा। ये सब कुछ चीज़ को सोरा कहा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट को। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है?
नेक्स्ट सवाल में हीरे को कैरेट में मापते हैं तो 1 कैरेट बराबर होता है। हीरा को कैरेट में मापते हैं, अच्छी बात है, हीरा को कैरेट में नापते हैं। सोना को किस चीज़ में नापते हैं? इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन है 10 ग्राम, ऑप्शन बी 100 ग्राम, ऑप्शन सी 200 ग्राम, ऑप्शन डी 300 ग्राम। जो 1 कैरेट बराबर कितना होता है? हीरा को कैरेट में नापते हैं तो 1 कैरेट बराबर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 200 ग्राम होता है 1 कैरेट बराबर। और सोना को किस चीज़ में नापते हैं? तो सोना को याद रखिएगा हमेशा, सोना को भरी में नापते हैं, सोना को भरी में नापते हैं। और 1 भरी बराबर कितना होता है? 10 ग्राम होता है। 1 भरी बराबर 10 ग्राम होता है। और सोना की एक बात हमेशा यहाँ याद रखिएगा कि सोना की जो है शुद्धता, सोना की शुद्धता कैरेट में नापते हैं। कैरेट में जो है सोना की शुद्धता नापा जाता है, सोना की जो शुद्धता होता है वो कैरेट में नापता है। और 1 भरी बराबर कितना होता है? 10 ग्राम होता है। सोना की शुद्धता आपको पता हो गया ना कि कैरेट में नापते हैं, तभी ना देखते हैं कि 22 कैरेट का सोना, 20 कैरेट का सोना या 24 कैरेट का सोना, 18 कैरेट का सोना। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, जो पौधा है उसके विकास के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सा तत्व इन चारों में से? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम। और यहाँ पे एक बात और यहाँ पे बताइएगा नीचे आप, या आपको याद होगा कि पौधा के विकास के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, नहीं तो हम बता देते हैं। या फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम जो है पौधा के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है। और एक बात यहाँ पे आपको बता देते हैं कि पौधा के विकास के लिए जो है 16 तत्व की आवश्यकता पड़ती है। पौधा के विकास के लिए 16 तत्व की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? ये देखिए आया टक्कर का सवाल। इसका जो राइट आंसर देंगे उसके लिए कल एक ज़बरदस्त क्लास लेकर आएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा। हमसे पहले इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कौन देता है, अगर जो इसका जवाब पहले दिए तो उनके लिए एक बेहतरीन क्लास का अनाउंसमेंट करेंगे हम कल। मानव मस्तिष्क का वजन शारीरिक का कितना प्रतिशत होता है? यानी शरीर का कुल वजन का कितना % जो है वो मानव मस्तिष्क होता है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 12%। 7% क्या होता है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो यहाँ पे हम बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2% जो है मानव मस्तिष्क का कुल वजन शरीर का जो है 2% होता है। यानी इसको वजन के रूप में कहें तो 1300 ग्राम से लेकर 1400 या कहीं कहीं पे 1450 ग्राम भी लिखा रहेगा, तो गलत नहीं है। 1450 ग्राम जैसा आपका ऑप्शन आए उस अनुसार आंसर टिक करिएगा। यानी 1300 से लेकर 1450 ग्राम के बीच में ऑप्शन आए तो उसको टिक करिएगा। और ये जो 7% है, 7% जो है ये मानव शरीर में जितना भी रक्त है, मानव शरीर में जितना भी रक्त है, रक्त का के कुल वजन का 7% जो है रक्त का वजन होता है। जो रक्त है खून, उसका वजन होता है मानव शरीर के कुल वजन का 7%। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में जो है सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी स्थल मंडल, यहाँ पे स्थल मंडल होगा, यहाँ पे छूट गया, एक गलती लिखा गया, स्थल मंडल लिखा गया, यहाँ पे स्थल मंडल होगा। इसको आप सुधार लीजिएगा, जब नीचे कॉपी में लिखिएगा तो इसको सुधार लीजिएगा, स्थल मंडल होगा। यहाँ पे स्थल मंडल होगा, इसको सुधार लीजिएगा आप। और ऑप्शन सी में क्या कर रहा है? वर्ण मंडल, ऑप्शन डी में वातावरण मंडल।
तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, प्रकाश मंडल इसका राइट आंसर है। तो आज का लास्ट सवाल था। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आप इससे कुछ सीखे हैं, ये जो वीडियो लेकर आए हैं हम, इससे आप कुछ अगर सीखें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें उत्साह बढ़े, आगे भी इस प्रकार से हम क्लास लाते रहें। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। और अपने कम से कम एक मित्र को ज़रूर शेयर करें, ताकि इस क्लास का बेनिफिट वो भी उठा सकें। थैंक यू। जय हिंद।